हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। ये हमारा एमसीक्यू का पार्ट 4 है, जो कि जिसमें हमारा पूरा ट्रस्टशिप के जितने भी हमारे एमसीक्यू हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है कि नए न्यासधारी की नियुक्ति की जा सकती है, कि न्यू ट्रस्टी की का अपॉइंटमेंट कब किया जा सकता है। तो सबको एक प्रॉब्लम आ रही है सभी को कि मैम इंग्लिश में भी बताइए, तो मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में डिफाइन करूंगी। ओके, तो नए न्यासधारी या नए न्यू ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट कब किया जा सकता है। तो ऑप्शन है कि जब वह दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। कौन? जबकि पुराना जो ट्रस्टी है वो दिवालिया घोषित कर दिया जाता है तब। जब वह न्यास का कार्य करने से इनकार कर देता है तब। न्यायालय की राय में वह न्यास का कार्य करने में असमर्थ हो जाता है तब। तो हमारा आंसर होगा डी, कि हाँ भाई जब वो दिवालिया हो जाता है तब भी, और जब वो एक्ट करने से मना कर देता है, जो भी ट्रस्ट के एक्ट है वो करने से मना कर देता है, तब भी नए ट्रस्टी की नियुक्ति कर सकते हैं, हम अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। और जबकि कोर्ट कह देता है कि भाई अब ये ट्रस्ट का जो एक्ट है उसे करने में कैपेबल नहीं रहा है, तो ऐसी सभी कंडीशन में क्या करेंगे, न्यू ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट कर देंगे। तो आंसर हमारा होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद है कि कौन सा जो युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है, कौन सा मैच सही से नहीं है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले कहता है कि न्यास की प्रकृति के दायित्व कहाँ बताए गए हैं। तो भाई लाइबिलिटीज जो है बाध्यताओं के अधीन, वो चैप्टर 9 में बताई गई है, सही है। वैश्वासिक संबंध कहाँ पर है, चैप्टर 10। ये पता नहीं कैसे दिया हुआ है, चैप्टर तो टोटल 9 है। न्यास का अवसान कहाँ पर होता है, चैप्टर 8 में होता है। और हिताधिकारियों के अधिकार कहाँ बताए गए हैं, हमारे चैप्टर 6 में बताए गए हैं। कि बेनिफिशियरी के जो राइट्स है वो कहाँ बताए गए हैं, चैप्टर 6 में बताए गए हैं। इसके बाद है कि न्यासकर्ता जो कि क्या कर रहा है, ट्रस्ट कर रहा है। ट्रस्ट करने वाला कब न्यास विलेख के निर्देश के अन्यथा कार्य कर सकता है। कि न्यासकर्ता जो होगा कब न्यास विलेख के निर्देश के अन्यथा कार्य कब कर सकता है। कहता है जब संविदा करने के लिए सक्षम हितग्राहियों ने न्यास के प्रबंध में परिवर्तन करने की अनुमति दे दी हो। बिल्कुल, अगर क्या कह रहे हैं, बेनिफिशियरी कह रहे हैं कि हाँ भाई तुम इस एक्ट से कोई अलग एक्ट कर सकते हो, तो बिल्कुल कर सकता है वो। फिर कहता है जहां बेनिफिशियरी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए क्या नहीं है, कैपेबल नहीं है, और आरंभिक क्षेत्राधिकार के प्रधान व्यवहार न्यायालय ने सिविल कोर्ट ने क्या कह दी है, उसे परमिशन दे दी है कि न्यास का जो डीड है, जो ट्रस्ट की जो डीड है, उसके निर्देश से कोई अन्य कार्य भी आप कर सकते हो, तो तब भी कर सकता है। फिर कहता है जहां निर्देश ऐसे हों जो अवैध अथवा हितग्राहियों के लिए प्रत्यक्ष रूप से हानिकारक हो। हाँ भाई, अगर ऐसा निर्देश जो उन्होंने ट्रस्ट करते टाइम ऐसा कोई निर्देश दिया है, ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन दी है जो कि किसी अवैध कार्य करते हो, है ना, इलीगल काम करता हो, या किसके लिए, बेनिफिशियरी के लिए वो क्या है, हानिकारक है भाई, है ना, तो उससे जो ट्रस्ट की डीड है उससे कोई अलग कार्य भी किया जा सकता है। तो हमारा आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद है कि न्यास का अवसान कब हो जाता है। कि न्यास का निर्वापन या न्यास कब पूरा हो जाता है, तो कब होगा, चाहे तो उसका जो ऑब्जेक्ट के लिए जो ट्रस्ट किया गया था वो पूरा हो गया हो, है ना, जो ट्रस्ट का जो उद्देश्य था, जो ऑब्जेक्ट था, वो क्या हो गया हो, इलीगल हो गया हो, या फिर उद्देश्य की पूर्ति क्या हो गई हो, असंभव हो गई हो, या न्यास के विखंडन कर दिए जाने पर। उपयुक्त होगा सभी। की न्यास का अवसान इन सभी कंडीशन में हो जाता है। ओके, और कहां पर बताया गया है न्यास का निर्वापन, बताया गया है सेक्शन 77 में, चैप्टर 8 में है। और न्यास का रिवोकेशन या विखंडन बताया गया है सेक्शन 78 में। अभी कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग है भाई। हिताधिकारियों के अधिकार हमें पता है, बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये याद रखना है आपको। हिताधिकारियों के अधिकार हमारे चैप्टर 6 में है। न्यास का सर्जन कहाँ पर होता है, न्यास का सर्जन हमारा चैप्टर 2 में होता है। ओके, फिर न्यास की प्रकृति और न्यास के दायित्व कहाँ पर है, न्यास की नियोग्यताएं तो हमारी चैप्टर 5 में ही है। और न्यास की प्रकृति के दायित्व, न्यास की प्रकृति क्या होगी और न्यास के दायित्व क्या होंगे, चैप्टर 1 में। तो आंसर देख लेते हैं हमारा सी है। देखो सी यही बता रहा है कि हिताधिकारियों के अधिकार चैप्टर 6 में है ना, न्यास की प्रकृति चैप्टर 1 में, न्यासधारी की नियोग्यताएं बता दिया चैप्टर 5 में, और न्यास का सर्जन बता दिया चैप्टर 2 में। कौन से सेक्शन से कौन से सेक्शन तक है न्यास का सर्जन, क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट सेक्शन 4 से लेके सेक्शन 10 तक बताया गया है। ओके, इसके बाद है साम्य आधारित है। साम्य के आधार क्या है, जो ट्रस्ट का आधार है, ग्राउंड है, वो क्या है, नेचुरल है, ईमानदारी है, सच्चाई है, उपयुक्त सभी हैं।
आंसर डी। तो कहता है एक वैध न्यास के सर्जन की निश्चितताएं क्या होंगी, क्या होना चाहिए। जब हम एक ट्रस्ट कर रहे हैं, एक लीगल ट्रस्ट के लिए क्या क्या होना चाहिए, कहां पर बताया गया है, सेक्शन 6 में बताया गया है ना। तो क्या होना चाहिए, आशय का निश्चित होना चाहिए, जो इंटेंशन है उसकी ट्रस्ट करने की वो क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। फिर कहता है न्यास की विषय वस्तु का जो निश्चित होना चाहिए, जिसके लिए हम ट्रस्ट कर रहे हैं, जो भी हमारे पास सब्जेक्ट मैटर है वो क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो भी निश्चित होना चाहिए, उपयुक्त सभी। इसके बाद है क्वेश्चन कि न्यासधारी नहीं हो सकते, कौन नहीं हो सकते भाई, कोई दिवालिया व्यक्ति नहीं हो सकता, विदेशवासी नहीं हो सकता, आवश्यक कब तक नहीं हो सकता, जब तक कि न्यास निष्पादन में विवेक अधिकार का प्रयोग किया जाना हो। जहां पर क्या किया जाना है, अपने विवेक अधिकार का प्रयोग किया जाना है, तो वहां पर न्यासधारी क्या नहीं हो सकता है, वहां पर न्यासधारी नहीं बन सकता, वो ट्रस्टी नहीं बन सकता। तो उपयुक्त सभी। क्वेश्चन है कि भारतीय न्यास अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा न्यास भंग के दायित्व की चर्चा करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेक्शन 23। बार बार क्वेश्चन आ रहा है और बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि इंपॉर्टेंट है, तो याद करना है। इसके बाद है साम्य किसी अपकृति को उपचार विहीन नहीं रहने देगा, इस आधार सूत्र के अपवाद हैं। क्या कहता है, साम्य किस लिए बनाया जाता है, जो इक्विटी है। अभी इक्विटी का क्वेश्चन आ गया है। इक्विटी क्या कहती है कि इक्विटी किसी भी, हमारा जो मैक्सिम्स पढ़ी हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो लेक्चर 1 और 2 में मैक्सिम्स मैंने कंप्लीट कराई हुई है, 12 मैक्सिम्स है, और वहीं से मैंने आपको बताया था क्वेश्चन पूछा जाता था और पूछा जाता है और पूछा जाता रहेगा। ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लैरिफाई कर लेनी है, पूरे अच्छे से पढ़ लेनी है। तो कहता है कि साम्य किसी अपकृति को उपचार भी नहीं रहने देगा, इस आधार सूत्र के एक्सेप्शन कह रहा है वो। तो कौन कौन से हैं, पहला है कि नैतिक अधिकारों के विरुद्ध उपचार नहीं प्रदान करती, कि लो क्या है भाई, लो नैतिक अधिकारों के विरुद्ध उपचार प्रदान नहीं करता है। अगर कोई पानी में डूब रहा है ना, या कोई भूखा पर्सन है और अगर मैं उसे खाना नहीं देती हूँ तो लो क्या, लो मुझसे जबरदस्ती खाना नहीं दिला सकता है ना, या डूबते हुए पर्सन को बचाने के लिए मुझे फोर्स नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो मेरी नैतिक जिम्मेदारी है ना। तो कहता है कि नैतिक अधिकारों के विरुद्ध क्या साम्य उपचार प्रदान नहीं कर सकता। फिर कहता है जहां अधिकार एवं उपचार दोनों हैं, वहां विधि के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, वहां क्या होगा, वहां पर विधि ही अधिभावी होती है। ओके, उसके बाद है जहां किसी पक्षकार ने किसी कार्य चूक अथवा अनवधानता से अपने साम्यिक अधिकार का त्याग कर दिया है, तो वहां पर भी इक्विटी एप्लीकेबल नहीं करा सकती है उपचार को। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा डी। इसके बाद है न्यासधारी को न्यास मिलने में समन करने की शक्ति कहां पर है, न्यासधारियों को न्यास मामलों में समन करने की शक्ति दी गई है हमारी सेक्शन 43 में। ओके, याद रखना है समन करने की शक्ति कहां पर है ट्रस्टी को, सेक्शन 43 में दी गई है। कहते हैं साम्य तथा विधि के बीच का वास्तविक संबंध दोनों मतों के मध्य मार्ग में पाया जाता है। ये किसने कहा है, ये हैब्री ने कहा है। ठीक है, फिर है न्यासधारी कौन हो सकता है, तो ऐसा व्यक्ति होगा भाई जो संपत्ति धारण करने में सक्षम हो। बिल्कुल सही बात है, कोई ऐसा पर्सन होगा जहां न्यास का निष्पादन विवेक के आधार पर किया जाना है, तो उसके लिए ऐसा व्यक्ति आवश्यक है जो कि संविदा करने में सक्षम हो, कॉन्ट्रैक्ट करने में कैपेबल हो। ए और बी हमारा आंसर है दोनों। फिर है वेद न्यास के सर्जन के लिए 3 निश्चितताओं का नियम प्रतिपादित किस केस में किया गया था, भाई ये किया गया था नाइट बनाम नाइट के केस में। आंसर होगा हमारा ए। ओके, इसके बाद है क्वेश्चन न्यासधारी हो सकते हैं, कौन कौन हो सकते हैं, कोई आवश्यक व्यक्ति कब हो सकता है, जबकि प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार वाले न्यायालय ने अनुमति दे दी हो तब हो सकता है। कोई विवाहित स्त्री तो हो ही सकती है, कोई निगम भी हो सकती है, उपयुक्त सभी हो सकते हैं। कह रहे न्यासधारी की शक्ति का निलंबन न्यायालय की डिक्री द्वारा हो सकता है, कि जो कि ट्रस्टी की जो पावर्स हैं उनका निलंबन किया जा सकता है, किसके द्वारा, न्यायालय की डिक्री के द्वारा। तो ये प्रावधान कहां पर है, प्रावधान है सेक्शन 45 में। फिर यदि भूल से न्यास विलेख में न्यासकर्ता के आशय की घोषणा नहीं की गई है, कि भाई क्या हुआ कि गलती हो गई और गलती से जब ट्रस्ट की डीड बनाई गई तो न्यासकर्ता का जो आशय था, इंटेंशन थी, तो उसका वो उसमें नहीं लिखी गई, तो उसके आशय का क्या प्रभाव होगा, चाहे तो वो विलेख निरस्त कर दें, बिल्कुल सही बात है, चाहे तो जो डीड बनाई गई है उन्हें निरस्त कर दें, खत्म कर दें, या फिर न्यासकर्ता के आशय का अनुरूप संशोधन किया जा सकता है, कि अमेंडमेंट करके, किसमें, डीड में अमेंडमेंट करके जो उसका इंटेंशन है उसे जोड़ देंगे। उपयुक्त दोनों हमारा आंसर होगा। कहता है एक न्यास समाप्त नहीं होता है, कब नहीं होता है, ये हमने पहले भी पढ़ लिया कि जहां न्यासियों ने अपना हित किसी और को
अंतरित कर दिया हो। तो वहां पर समाप्त नहीं होता, बाकी कंडीशन में समाप्त हो जाता है। जब उसका उद्देश्य पूर्ण हो गया हो तब तो समाप्त हो ही जाना है, उसका उद्देश्य अवैध हो गया तब भी हो जाना है, और जब न्याय वापस लिए जाने योग्य हो और स्पष्ट शब्दों द्वारा वापस ले लिया गया हो तो तब भी वो समाप्त हो जाता है। ओके, तो हमारे जितने भी ट्रस्ट के इंपोर्टेंट एमसीक्यू थे वो मैंने सारे आपको कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने अभी बाकी नहीं देखे हैं तो इसका पार्ट 1, 2, 3, 4 है, ये लास्ट 4 है, ठीक है, वो देख लीजिएगा। और एक लेक्चर में मैंने पूरा बेसिक स्ट्रक्चर बताया हुआ है ट्रस्ट का, वो देख लीजिएगा। और उसके बाद में सेक्शन डेफिनेशन बताई है और 10 तक बताया हुआ है कि ट्रस्ट का सृजन कैसे होता है, क्रिएशन कैसे होता है। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं डिटेल में पूरी वीडियो बना दूंगी। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।